बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है जी द पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2009 का टॉपिक, जो कि रेंट लॉज हैं जी। और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं जो कि है क्रिएशन ऑफ टेनेंसी के मुतालिक, यानी कि किरायादारी का जो माहिदा होता है उसके मुतालिक जो है ये सारी बात है कि एक माहिदा जो किरायादारी का होता है जिसमें मालिक मकान और किरायादार होता है उनका आपस में एग्रीमेंट कैसे होता है। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन की बात कीजिए तो ये जो एक्ट है ये क्यों बनाया गया, ये इसलिए बनाया गया कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट का जो आपस में जो ताल्लुक़ है उसको जो है बहाल रखने के लिए, उसके अंदर से जो है डिफ़िकल्टीज़ और कॉन्फ्लिक्ट लड़ाई झगड़े को ख़त्म करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। ठीक है, इसके अंदर ये कि किराए का जो किराए का कानून है उसको कैसे जो है कंट्रोल रखा जाए, कितना किराया कैसे लेना है कैसे देना है, सारा कुछ एग्रीमेंट में लिखा जाएगा। इसके अलावा अगर हमने किसी किराएदार को जो है वो बाहर निकालना है तो वो लीगली निकालना है। ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं कि बाज़ औक़ात जो है वो किराएदार को जो है वो गैर कानूनी तौर पे लोग बेदखल करने की कोशिश करते हैं, तो इस चीज़ को भी रोकने के लिए ये एक्ट बना है। और दोनों पार्टीज़ यानी कि टेनेंट जो किराएदार है और लैंडलॉर्ड मालिक मकान, दोनों के राइट एंड ड्यूटीज़ जो है ये डिटरमाइन करता है। रेलिवेंट जो प्रोविजंस की बात की जाए तो इस एक्ट का सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9 ये बेसिकली डील करता है एग्रीमेंट तैयार करने में ना। सेक्शन 6 है बेसिकली कंटेंट्स ऑफ टेनेंसी एग्रीमेंट, यानी कि कौन कौन से वो चीज़ें हैं, कौन कौन सी वो शुमारियात है जिसमें ऐड की जाएंगी। 7 बताता है कि पेमेंट का तरीका क्या होगा, और 8 बताता है कि जो एग्जिस्टिंग टेनेंसी है वो क्या है। इसके अलावा 9वां सेक्शन ये बताता है कि अगर हम इसके मुताबिक नहीं चलते तो हमारे पे क्या पेनल्टी लग सकती है। डेफिनेशन की बात की जाए तो ये है जी कि देयर इज़ अ रिटन एग्रीमेंट साइंड बाय बोथ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट एंड रजिस्टर्ड बिफोर द रेंट रजिस्ट्रार। तो टेनेंसी एग्रीमेंट क्या है? एक तहरीरी माहिदा है किसके दरमियान दो पार्टीज़ होती हैं, जिसमें एक टेनेंट है यानी कि किरायादार और एक कौन है, लैंडलॉर्ड। इनके दरमियान ये माहिदा तय पाता है। और जो तीसरी बात इंपॉर्टेंट बात इसमें है वो ये है कि ये सिर्फ लिखा नहीं जाता बल्कि रजिस्टर्ड होता है। किसके थ्रू रजिस्टर्ड होता है जी? रेंट रजिस्ट्रार के पास जाके हम इसको रजिस्टर्ड करवाते हैं। इसके अलावा इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये ऐड की गई इस एक्ट में कि ओरल टेनेंसी इज़ नॉट वैलिड अंडर दिस एक्ट, यानी कि ज़ुबानी कलामी कोई मुआहिदा भी नहीं माना जाएगा। ठीक है जी, ये था डेफिनेशन। अब चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ जो सेक्शन 5 है। अब इसमें ये बताता है सेक्शन 5 एग्रीमेंट बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट, यानी कि टेनेंट और लैंडलॉर्ड का एग्रीमेंट कैसे लिखा जाएगा। इसमें एक बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट असूल ध्यान में रखना है कि एक जो लैंडलॉर्ड है वो कभी भी अपनी जो है वो जगह को विदाउट टेनेंसी एग्रीमेंट आगे रेंट पे नहीं दे सकता। ये सेक्शन में बात एलेबोरेट है। और इसमें यह भी कहा गया कि रजिस्ट्रेशन इज़ कंपलसरी, जैसा कि आपको मैंने बताया रेंट रजिस्ट्रार का डेफिनेशन में। वही बात सेक्शन जो है 5 में की जाती है कि एग्रीमेंट लिखा उसके बाद आपने इसके रेंट रजिस्ट्रार के पास जाना है। ये वो बंदा होता है कि जो कि आपकी इस डीड को, इस एग्रीमेंट को क्या करता है, रजिस्टर करता है। रजिस्टर कहाँ करता है? रजिस्टर्ड ऑफिशियली, यानी कि गवर्नमेंटल तौर पर जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आपका ये माहिदा जो है वो रजिस्टर करता है और अपनी मोहर वगैरह लगाता है। याद रखिए कि रजिस्ट्रेशन के जो अगर आप नहीं करवाते तो आपकी टेनेंसी इनकम्प्लीट है। सेक्शन 6 क्या कहता है? कंटेंट्स ऑफ टेनेंसी एग्रीमेंट। ये बताता है कि आपने क्या क्या चीज़ें लिखनी है। कोई 8 चीज़ें हैं जो ये बताता है। एक तो ये है कि आपने नेम और डिटेल लिखनी है, लैंडलॉर्ड और टेनेंट यानी दोनों पार्टीज ने अपना पता नाम लिखना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जायदाद की तफसील लिखनी है कि कितना रकबा है, किस सिमत में है, कैसे है, क्या मामला है। तीसरी चीज़ अपनी मुद्दत लिखनी है कि आपने जो अपनी जगह है वो किराएदार को कितनी मुद्दत के लिए दी है, साल के लिए दी है, 2 साल के लिए दी है, ये सब कुछ लिखना है। चौथी चीज़ रेट ऑफ रेंट, यानी कि किराए की रकम कितनी होगी, 20,000 होगी, 10,000 होगी, 50 लाख होगी, जितनी भी होगी वो बताया जाएगा, लिखा जाएगा। पाँचवीं चीज़ मोड ऑफ एग्रीमेंट, यानी कि अदायगी का तरीका क्या होगा, आया कि आप कैश में देंगे या कोई आपका स्पेसिफिक अकाउंट होगा उसके बारे में। इसके बाद ड्यू डेट, यानी कि अदायगी की तारीख क्या होगी, आप कौन से महीने की कौन सी तारीख को जो है वो किराया अदा करेंगे। 7वीं चीज़ बैंक अकाउंट ऑफ लैंडलॉर्ड इफ़ एप्लीकेबल, यानी कि अगर किसी लैंडलॉर्ड का बैंक अकाउंट है और किराएदार एग्री हो जाता है कि मैं आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करूंगा तो वो अकाउंट भी लिखा जाएगा सारा। 8वीं चीज़ जी एडवांस अब देते हैं, कोई सिक्योरिटी देते हैं, वो इसके अंदर लिखी जाएगी। ये तमाम चीज़ें वो हैं कि जिसके लिखने के बाद आपका एग्रीमेंट एक फुल वैलिड और मजबूत एग्रीमेंट बन जाता है। लेकिन उसको लीगली आप कब जो है वो एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, कब उसको ऊपर हम एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, जब वो रेंट रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड होगा। अच्छा, उसके बाद
सेक्शन 7 है जी, वो कहता है, बताता है पेमेंट ऑफ रेंट के बारे में कि टेनेंट मस्ट पे रेंट ऑन एग्री डेट, यानी कि जो आपने तारीख तय की है तो जो किराएदार है उसकी जिम्मेदारी है कि उसी डेट पे रेंट दे। फ़र्ज़ कर लें आपने एग्रीमेंट के अंदर कोई भी डेट नहीं लिखी, भूल गए या कोई भी वजह हुई, तो ये कानून कहता है कि आप हर महीने की 10 तारीख को जो है वो अदा करेंगे अपना किराया। इसके अलावा पेमेंट शुड प्रेफरेबली बी थ्रू बैंक, यानी कि प्रेफर ये किया जाता है कि आप बैंक के थ्रू पेमेंट करें, ये ज़्यादा वैलिड बात होगी। ठीक है, अगर जो टेनेंट है वो फेल हो जाता है किराया देने में, नहीं देता, तो जो कि लैंडलॉर्ड के पास ये रेमेडी है कि उसके खिलाफ क्या करे, एप्लीकेशन दे रेंट ट्राइब्यूनल में। ये बात यहाँ पे याद रखें कि टेनेंट हो या लैंडलॉर्ड हो, दोनों को कोई मसला होगा तो वो कहाँ जाएंगे, रेंट ट्राइब्यूनल, यानी कि जो रेंट का जो कोर्ट बनाया गया है उधर जाएंगे, उससे बैठ के आपस में लड़ाई झगड़ा जो है वो नहीं करेंगे, ये बात याद रहे। उसके बाद सेक्शन 8 के कहता है एग्जिस्टिंग टेनेंसी। इसका मतलब क्या है जी, इसका मतलब ये है, पहले समझ लें कि ये है दर पंजाब जो एक्ट है, ये रेंट परमिसेस का 2009 का है। इससे पहले एक एक्ट था 2007 का रेंट का। जब ये एक्ट आया ना तो उसके अंदर ये टाइम दिया गया 2 साल का लोगों को कि अगर आपने, ज़ाहिर है पहले से भी लोगों के एग्रीमेंट थे, अब उन्होंने अपने उस एग्रीमेंट को रीन्यू करना था और इस एग्रीमेंट के मुताबिक चलना था। तो ये बताया गया कि अगर आपका एग्रीमेंट पहला कोई है तो उसको आप क्या करें, इस एग्रीमेंट के मुताबिक क्या करें, रजिस्टर करें, दोबारा रीन्यू कर लें। ठीक है जी, तो ये चीज़ इसमें बताएगी। और इसके बाद अगर आपने ये नहीं किया तो आप पे पेनल्टी लगेगी, आपको सज़ा होगी या फ़ाइन होगा, जो भी है। 9वां सेक्शन कहता है इफेक्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस। वही बात बताने लगा कि अब पेनल्टी क्या पड़ेगी अगर आपने जो है 5वां और 6ठे सेक्शन को फॉलो नहीं किया, रजिस्टर नहीं करवाया अपने सारे एग्रीमेंट को इस पूरे तरीके से, आप पर फ़ाइन लगेगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर आपने जो है रेंट इसका फॉलो नहीं किया, तो अगर आप किराएदार हैं तो आपको जो है वो सालाना 5% जो बनता है ना आपका अमाउंट का, उसका आपको फ़ाइन जमा कराना पड़ेगा। जब तक आप फ़ाइन नहीं जमा कराएंगे तब तक आपकी कोई भी एप्लीकेशन रेंट ट्रिब्यूनल नहीं सुनेगा। मिसाल के तौर पे आपकी माहाना जो किराया है वो 20,000 है, तो साल का बनता है 2,40,000। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने रूल एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं किए और आपको मसला हुआ मालिक मकान की तरफ से, तो आप जाएंगे अदालत में, अदालत आपकी तब तक बात नहीं सुनेगी जब तक आप 5% जमा नहीं कराएंगे इस सालाना का, जो कि बनता है 12,000। और इसी तरह जो अगर लैंडलॉर्ड को कोई मसला है और अगर उसने एग्रीमेंट प्रॉपर तरीके से जो है वो लीगल जो है रूल्स को फॉलो नहीं किया, तो उसकी एप्लीकेशन को नहीं सुना जाएगा जब तक वो 10% फ़ाइन ना दे दे। तो ये बात आपने इसमें याद रखनी है। और ये बेसिकली है रेंट टेनेंसी के ऊपर कि रेंट का एग्रीमेंट कैसे बनेगा, उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। सेक्शन 5 to हमने 9 डिस्कस किया है। उम्मीद आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।